नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेसन नंबर 10 का अध्ययन करेंगे। इस सेशन में आपको आपकी 10th क्लास हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक खोलना है और पेज नंबर 72 खोलिए। यहाँ पर यह इकाई 4 यानी 4th यूनिट से लिया हुआ कविता पाठ है। ये कविता है, नाम है कन्यादान। क्या है? ये कविता पाठ है 10th क्लास और पाठ का नाम है कन्यादान। पाठ का नाम क्या है? कन्यादान। और इसके कवि है ऋतुराज। कवि ऋतुराज। इन्होंने इस कविता का लेखन किया है। ठीक है ना? तो आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72 उन्मुखीकरण देखिए। वहां पर एक अनुच्छेद दिया है, उसको पढ़िए। रानी ने राजा से कहा कि हमने बहुत सारे दान किए हैं, बहुत से पुण्य भी किए, लेकिन एक पुण्य कार्य बाकी है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हमने कौन सा पुण्य कार्य नहीं किया है? रानी ने बताया, कन्यादान महाराज। हाँ महारानी, हम यह दान भी शीघ्र ही करेंगे। मैं आज से ही हमारी कन्या के लिए एक योग्य वर की तलाश करूँगा। वर के मिलते ही हम धूमधाम से उसके हाथ खीरे करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एक अनुच्छेद राजा और रानी के संभाषण वार्तालाप का दिया है। संभाषण यानी वार्तालाप क्या हो रहा है? रानी ने कहा कि हमने बहुत सारे दान किए हैं अपने जीवन में, बस एक ही दान नहीं किया। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि कौन सा दान? रानी ने कहा कि कन्यादान। तब राजा ने कहा कि हाँ पता है, मैं बहुत जल्द ही, शीघ्र ही यानी बहुत जल्द ही अपनी लड़की के लिए एक योग्य वर तलाश करूँगा और इस दान को भी पूरा कर लूँगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए देखिए। महारानी ने किस पुण्य कार्य का उल्लेख किया? और दूसरा प्रश्न है, कन्यादान के अलावा और कौन कौन से दान होते हैं? और तीसरा प्रश्न है, कन्यादान शब्द की सार्थकता के बारे में बताइए। तो हम इनके प्रश्न और उनके उत्तर अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। बच्चों, आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 141 खोलिए। देखिए यहाँ पर कवि ऋतुराज का एक चित्र भी दिया गया है, पिक्चर। ओके, और नीचे देखिए प्रश्न है, महारानी ने किस पुण्य कार्य का उल्लेख किया है? उत्तर इस तरह लिखना है, महारानी ने कन्यादान की पुण्य कार्य का उल्लेख किया। और दूसरा प्रश्न है, कन्यादान के अलावा और कौन कौन से दान होते हैं? उत्तर इस तरह से लिखना है, कन्यादान के अलावा और कुछ दान हैं, विद्यादान, आहार का दान, पैसों के दान आदि। तीसरा प्रश्न है, कन्यादान की दान शब्द की सार्थकता के बारे में बताइए। उत्तर लिखिए, कन्यादान का अर्थ यह है कि अपनी बेटी को वर के हाथ में दान करना और वर के पैरों को धोकर दान करना है। ठीक है ना? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। एक बार स्टडी मटेरियल में पढ़िए, फिर उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है? अब अगला भाग है उद्देश्य। इस कविता को, कन्यादान, इस कविता को इस 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के टेक्स्ट बुक में देने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, इस कविता में रमणीय सौंदर्य है। कविता में भाव एवं कल्पना प्रेरक स्थितियों का विश्लेषण है। छात्र में गीत, कविता आदि की रचना शैली का विकास करना, स्त्री साधिकारता की भावना का विकास करना, रूढ़िवादी परंपराओं से हटकर स्त्री को
स्व अस्तित्व सिद्ध करने के लिए प्रेरित करना इस कविता का उद्देश्य है। क्या बताया है? इस कविता में सौंदर्य, रमणीय सौंदर्य है, यानी मन को जो रम लेता है, आकर्षित कर लेता है, उस तरह का सौंदर्य है इस कविता में। और कविता में जिन स्थितियों का विश्लेषण किया गया है, वर्णन किया गया है, ओके, वह कल्पना प्रेरक है। इमेजिनेशन के द्वारा, कल्पना शक्ति के आधारित यह वर्णन है। और छात्र में गीत, कविता आदि की रचना का प्रेरणा जागरूक करना, प्रेरित करना, और हमारे समाज में जो पुराने ज़माने से रूढ़ी परंपरा, तौर तरीके, ओके, चलते आ रहे हैं, उनका ज्ञान आप छात्राओं को देना और स्त्री को उसके अस्तित्व का महत्व समझाना इस कविता पाठ का मुख्य उद्देश्य है। ओके ना? अभी देखिए विधा विशेष। इस कविता में नारी की मानसिक दशा का चित्रण किया गया है, साथ ही जीवन के साधारण दृश्यों को अंकित करने का प्रयास किया गया है। इस कविता में नारी की मानसिक दशा का चित्रण किया गया है, साथ ही जीवन के साधारण दृश्यों को अंकित करने का प्रयास किया गया है। ओके, और आगे कवि परिचय देखेंगे। उससे पहले आप के उद्देश्य और विधा विशेष और ऊपर के जो 3 प्रश्नोत्तर है एक बार साइलेंटली लिख लीजिए। बच्चों, अब यहाँ पर देखिए कवि परिचय देखेंगे हम। कवि का नाम है ऋतुराज, इन्होंने इस कविता का लेखन किया है। आगे देखिए इनका परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरद और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। देखिए, ऋतुराज जी का जन्म 1940 में भरतपुर नाम गांव में हुआ और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से, राजस्थान विश्वविद्यालय किधर है? जयपुर में। जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में, इंग्लिश में एमए किया। उसके बाद 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उसके बाद उन्होंने 40 वर्षों तक, 40 इयर्स तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन यानी इंग्लिश टीचर के तौर पर उन्होंने काम किया। अब रिटायरमेंट लेकर, सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति लेकर अब वो जयपुर में रहने लगे हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने अब तक 8 कविता संग्रह लिखे हैं और प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कविता संग्रह के नाम हैं
मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इन्होंने इनके साहित्य में इनके काम की वजह से इनको बहुत से सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से यानी समाज में जो अलग अलग परंपराएं हैं, ओके, और चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनको रुद्रराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। और आजू बाजू जो रोजाना जो रोजमर्रा की जीवन में यानी रोजाना की जिंदगी में जो घटनाएं घटती है, प्रसंग घटते हैं, उन्हें अपने लेखन का विषय बनाया और उनका वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया। ओके, अब आगे है विषय प्रवेश। देखिए विषय प्रवेश इस तरह है। स्त्री और पुरुष समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण कई कुरीतियाँ पनप रही हैं। कन्यादान के समय माँ बेटी को जो सीख देती है उसका मर्मस्पर्शी वर्णन कविता में किया गया है। देखिए विषय प्रवेश में स्त्री और पुरुष के महत्व के बारे में बताया है। स्त्री और पुरुष समाज के शक्ति है, दो शक्ति है। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। इसे आदि शक्ति कहा जाता है। ओके, और मगर मगर अपनी सोसाइटी में, समाज में अनइक्वालिटी देखी जाती है, विषमताएं। स्त्री को कम माना जाता है पुरुष के तुलना में स्त्री को कम यानी बलहीन माना जाता है, अबला माना जाता है। कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को जो सीख देती है उसका मर्मस्पर्शी वर्णन इस कविता में दिखता है। मर्मस्पर्शी यानी अपने हृदय को छू जाने वाला वर्णन। ओके, तो हम कविता को पढ़कर उसका आनंद लेंगे। ओके ना, आपको आपका क्लास वर्क भी रेडी रखना होगा, अभी लिखना भी पड़ेगा। पहले हम कविता के पंक्तियों को बोर्ड पर लिखेंगे, उसके बाद उसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझेंगे। ठीक है, अभी आपका क्लास वर्क निकालिए और देखिए कविता के पंक्तियों को लिखूंगी। फर्स्ट स्टेज में लिखेंगे, कितना प्रामाणिक था, कितना प्रामाणिक, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका लड़की को दान में देते वक्त, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ओके, देखो कविता की पंक्तियां हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसके शब्दार्थ लिखिए इस तरह। शब्दार्थ शब्द है, फर्स्ट शब्द प्रामाणिक, और इसका अर्थ है रिलायबल,
दूसरा शब्द है दुख। इसका अर्थ है सैड। और तीसरा है वक्त। तीसरा है वक्त, टाइम। अंतिम पूंजी, फाइनल मनी। अंतिम पूंजी, फाइनल मनी। ठीक है। शब्दार्थ है कितना, पहले पंक्तियां लिखिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। शब्दार्थ है प्रामाणिक, रिलायबल, दुख, सैड, वक्त, टाइम, अंतिम। अंतिम का अर्थ है अंतिम पूंजी, फाइनल मनी। ओके। और इसका भावार्थ है जब लड़की को दान देते समय माता पिता के लिए बहुत आखिरी पूंजी होती है। वह दृश्य इतना प्रामाणिक लगता है कि माता पिता बहुत दुख के साथ अपनी बेटी को दान के रूप में देते हैं। देखिए, हर माता पिता के लिए सबसे अमूल्य धन उसके संतान होते हैं और माता पिता के पास बेटी एक अंतिम ऐसा मौल्यवान धन है जिसको विवाह में वर को दान देते समय माता पिता बहुत दुखी होते हैं और अपनी बेटी को बहुत दुख भरी हृदय से वर को दान में देते हैं। ओके ना। तो आपको अभी इसको क्लास वर्क में लिखना है, लिखिए।
अब नेक्स्ट कविता की पंक्तियां लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखना है आपको नेक्स्ट। देखिए पंक्तियां इस तरह लिखिए। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, अभी इतनी भोली सरल थी, भोली सरल, भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था कि उसे दुख का आभास तो होता था, कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांझना नहीं आता था, लेकिन दुख बांझना नहीं आता था, लेकिन दुख बांझना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, देखिए यहाँ पर पंक्तियां हैं आपकी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांझना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। शब्दार्थ इस तरह लिखिए। देखिए इसके नीचे मुझे लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं बाजू में लिख रही हूँ, मगर आपको इसके बाद ही एक लकीर छोड़कर इसके नीचे ही शब्दार्थों को लिखना है। इस तरह लिखेंगे आप शब्दार्थ। शब्दार्थ है सयानी, एलिजिबल एज, सयानी शब्द है सयानी, जिसका अर्थ है एलिजिबल
एलिजिबल एज। भोली सिंपल, भोली सिंपल। आभास, आभास। होप, वांछना टू सेव, वांछना टू सेव। पंक्तियां सेंटेंसेस, पंक्तियां पंक्तियां सेंटेंसेस। ओके, शब्दार्थ है सयानी एलिजिबल एज, भोली सिंपल, आभास होप, वांछना टू सेव, पंक्तियां सेंटेंसेस। और इसका भावार्थ तात्पर्य है, वे कहते हैं कि हमारी बेटी अभी वयस्क नहीं है, अभी अभी समझने वाली है। वह सीधा साधा और सरल थी। अभी सुख का आभासी होता, लेकिन दुख का वांछना नहीं आती। माँ की ये वाक्य पढ़ने वालों के दिल में लयबद्ध प्रस्तुत होती है। देखिए माँ बाप क्या कह रहे कि हमारी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि उसे सब अच्छे बुरे की समझ हो। वो सुखी जानती है, उसको दुख वांछना नहीं आता, उसको सिर्फ सुख का आभास है। वो बहुत सीधी सादी है। ऐसी पंक्तियाँ पढ़ते समय कविता की जो कविता पढ़ने वाले हैं उनके दिल को छू जाती है ये भाव। ओके, तो अभी आपको इन पंक्तियों को लिखना है, उसके पश्चात आपको शब्दार्थ को अपने क्लास बुक में लिखना है। तो लिखिए, मैं आपको समय देती हूँ। लिख लिया बच्चों? तो अभी आप लिखना है साक्षी। साक्षी इस तरह से लिखेंगे हम। सब्जेक्ट लिखे हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज, क्लास लिखिए 10th क्लास, और HW लिखिए, HW सेम मैथ्स, क्लास वर्क 1 टाइम, HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ पर आएगा PS और TS, टीचर साइन यहाँ लेंगे। यहाँ पर आपको पेरेंट्स साइन लेना है बच्चों, मत भूलिए पेरेंट्स साइन लेना, ठीक है ना। और बच्चों होमवर्क लिखकर
आपको जो स्कूल का मेल आई डी दिया गया है उसे समय में उस मेल आई डी पर लगा दीजिए, ठीक है ना, भिजवा दीजिए। सुंदर हस्ताक्षर को लेकर कोई पेंडिंग वर्क नहीं होना चाहिए। आज हम यही रुकेंगे। इस कविता की शेष पंक्तियों का अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।